नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आज की इस क्लास के अंदर हम बेसिकली बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो इकोनोमेट्रिक्स का सिलेबस है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि व्हाट इज़ इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स किस चिड़िया का नाम है? तो इकोनोमेट्रिक्स का सिंपल मीनिंग होता है दोस्तों इकोनॉमी का मेजरमेंट करना। इकोनॉमिक मेजरमेंट को ही हम इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। और यदि हम इसका एक एग्जांपल लेके चलें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे हम कहते हैं कि प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पर हमारा जो इकोनोमेट्रिक्स है वो यह बताने का प्रयास करता है कि प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी में हाउ मच कितना चेंज आता है, प्राइस कितना ज़्यादा क्वांटिटी को इफेक्ट कर रहा है। तो रियल जो प्रैक्टिकल फिनोमिना होता है उसे टेस्ट करने का बेसिकली हमारा इकोनोमेट्रिक्स टेस्ट करने का प्रयास करता है। और उसके बाद यदि हम बात करें कि इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली जो मैथमेटिक्स होता है दोस्तों, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स होता है वो सिंपली एक मैथमेटिक्स मॉडल या मैथमेटिक्स इक्वेशन देने का प्रयास करता है। इकोनॉमी की जो थ्योरीज होती है उनको केवल और केवल यह एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है और वो किसी भी चीज़ को प्रूफ करने का यहाँ पर प्रयास नहीं करता। वो थ्योरीज को एक इक्वेशन की फॉर्म में रखने का प्रयास करता है। उसके बाद यदि हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डाटा को एनालाइज करता है, डाटा को प्रेजेंट करने का काम करता है। लेकिन दूसरी ओर जो हमारा इकोनोमेट्रिक्स है वो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के जो दो टूल्स होते हैं, इन टूल्स के माध्यम से बेसिकली फर्दर प्रेडिक्शन करने का प्रयास करता है, चीज़ों को टेस्ट करने का प्रयास करता है। जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर उसको टेस्ट करने का प्रयास करता है और यह बताने का प्रयास करता है कि क्या फर्दर इस थ्योरीज का रियल लाइफ के अंदर यूज़ हो सकता है, नहीं हो सकता, पर्टिकुलर केस के अंदर किस थ्योरी का, किस कंसेप्ट का हम यूज़ कर सकते हैं और किस प्रकार से हम फर्दर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स। और इसके अंदर बेसिकली हम इसके टाइप्स एंड गोल और मैथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो ये एक हमारा जो पहला एक बेसिक कंसेप्ट है इकोनोमेट्रिक्स के अंदर। और उसके बाद हमारा जो सेकंड इसके अंदर जो टॉपिक है वो बेसिकली स्लोप और इंटरसेप्ट है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर बेसिकली इस सिलेबस के अंदर 4 यूनिट हैं। मैंने इन चारों यूनिट को कंबाइंड कर यहाँ पर लिखा है वो है कि किस प्रकार से, किस अप्रोच के साथ हमें चीज़ों को पढ़ना है। बिकॉज जो सिलेबस हमें दिया गया है वो ऊपर नीचे दिया गया है, हमें चीज़ों को आगे पीछे कर नहीं पढ़ना है, हमें चीज़ों को सीक्वेंस में पढ़ने का प्रयास करना है ताकि हमें चीज़ें याद ना करनी पड़े, हमें चीज़ें समझने का प्रयास करना होगा। बिकॉज इकोनोमेट्रिक्स हमारा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें स्लोप और इंटरसेप्ट की, तो स्लोप और इंटरसेप्ट इस छोटी सी वीडियो में मैं यही बताने का प्रयास करूँगा कि फॉर एग्जाम्पल यह हमारा एक ग्राफ है, इस ग्राफ के ऊपर x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और हमने एक रिग्रेशन के माध्यम से एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा यह वाला जो पोर्शन है इसे हम इंटरसेप्ट के नाम से जानते हैं। और x के अंदर एक यूनिट चेंज करने से दोस्तों, x के अंदर एक यूनिट चेंज करने से y के अंदर हाउ मच कितना चेंज होता है उसको दोस्तों हम बेसिकली स्लोप के नाम से जानते हैं। तो एक सिंपल और स्पष्ट सी डेफिनेशन है हमारी यहाँ पर स्लोप और इंटरसेप्ट की, जो कि इकोनोमेट्रिक्स के अंदर इसे जानना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। हालांकि आपके सिलेबस के अंदर केवल रिग्रेशन को दिया गया है, लेकिन अगर आप कोरिलेशन को नहीं समझोगे तो रिग्रेशन को समझना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इसलिए आपको पहले कोरिलेशन को समझना होगा, उसके बाद आप रिग्रेशन के ऊपर जाएंगे। और यदि मैं इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को बताने का प्रयास करूं दोस्तों, तो हम दो वेरिएबल ले सकते हैं, x जो कि हमारी इनकम है, y हमारा कंजप्शन है। तो स्टार्टिंग में मेरी जब इनकम 10 रुपये है तो मेरा कंजप्शन 8 रुपये है। उसके बाद मेरी इनकम बढ़कर 20 रुपये हो जाती है तो मेरा कंजप्शन 13 रुपये। उसके बाद 30 रुपये इनकम होने पर मेरा जो कंजप्शन है वो बढ़कर हो जाता है दोस्तों 18 रुपये। इस प्रकार से फर्दर चीज़ें चलती रहती हैं। और इन सारी चीज़ों को दोस्तों यदि मैं ग्राफ पेपर के ऊपर उतारने का प्रयास करूँ, यह एक जो रियल डाटा है इसको अगर मैं ग्राफ पेपर के ऊपर उतारूँ तो कुछ इस प्रकार से मुझे देखने को मिलेगा, जहाँ पर मेरा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा इनकम है और y मेरा कंजप्शन को शो कर रहा है। इस डाटा को यदि मैं इस ग्राफ के पेपर के ऊपर उतारूं दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से मुझे
यहाँ पर एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। और उसके बाद रिग्रेशन जो लिस्ट स्क्वायर मेथड होता है उसके माध्यम से मैं एक लाइन को ड्रॉ करने का प्रयास कर सकता हूँ जो कि इन डाटास के बीच में बेसिकली एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें दिखा रहा है, अर्थात जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है मेरा कंजप्शन लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो दैट इज़ बेसिकली रिग्रेशन मेथड जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को बताने का प्रयास करता है। और उसके बाद दोस्तों हमारे जो 3 नेक्स्ट टॉपिक हैं मल्टी, ऑटो रिग्रेशन और हेट्रोस्डासिटी, इसको हम समझने का इसके साथ ही प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे ये जो हमने लाइन फिट की है बेसिकली इसे हम कहते हैं वाई कैप, जो कि एक एस्टिमेटेड लाइन होती है बिकॉज जो एक्चुअल डाटा है वो बहुत अलग है दोस्तों। यह बेसिकली एक एवरेज ऑन एवरेज बेसिकली डाटा को प्रेजेंट करने का प्रयास करती है। और जो एक्चुअल डाटा है वो आप देख सकते हैं, जो मैंने डॉट डॉट कर यहाँ पर लिख रखा है वो हमारा एक एक्चुअल डाटा है। तो और उसके बाद हमें एक चीज़ और ड्रॉ करनी होती है बेसिकली, वो है कि जो हमारा एक्स वेरिएबल है, जो हमारा इनकम है, उसका हम यदि मीन लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी डाटा का हमने एक मीन ले लिया है, उसी प्रकार से हम हमारे वाई वेरिएबल का भी मीन ले सकते हैं। और इसके बाद ये जो लाइन है बेसिकली जो हमारी एस्टिमेटेड लाइन है वो इन दोनों जो हमारा जो मीन है एक्स बार, वाई बार और एक्स बार, इन दोनों लाइंस के बीच में से जो लाइन जाएगी उसे हम बेसिकली कहते हैं दोस्तों एस्टिमेटेड लाइन या फिर रिग्रेशन लाइन। और उसके बाद ये हमारी बेसिकली दोस्तों एक्चुअल डाटा है और ये हमारी एस्टिमेटेड लाइन है। तो इस एक्चुअल डाटा को बेसिकली हम कहते हैं वाई आई दोस्तों। और जो वाई एक्स बार, वाई बार से लेकर वाई कैप का तक का जो डिफरेंस होता है दोस्तों इसे हम कहते हैं एस्टिमेटेड, अर्थात जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है उसने इतना जो सिस्टम है वो बेसिकली क्या कर दिया है दोस्तों, प्रूफ कर दिया है, बता दिया है अपने माध्यम से। और जो वाई कैप से लेकर वाई आई तक का जो डिफरेंस होता है दोस्तों, अर्थात यह जो डिफरेंस होता है इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में एरर टर्म, या इसे हम कहते हैं दोस्तों रेजिडुअल। तो ये एक सिंपल मीनिंग होता है। और उसके बाद यदि मैं बात करूं मल्टी कोरिलेशन की, तो यहाँ पर हमारा जो इनकम कंजप्शन है उसको एक ही वेरिएबल इफेक्ट कर रहा है जिसका नाम है यहाँ पर हमारा इनकम। लेकिन यदि इनकम के अलावा और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं दोस्तों जो कि हमारी कंजप्शन को इफेक्ट करते हैं, तो जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करते हैं दोस्तों तो उसे हम कहते हैं मल्टी कोरिलेशन या मल्टी कोरिलेलिटी। और इसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, इसको उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसको हम फर्दर किसी क्लास के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यदि हम बात करूं ऑटो कोरिलेशन की, तो ऑटो कोरिलेशन बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि जब एरर टर्म का अर्थ होता है दोस्तों यह जो एरर टर्म है वह दूसरी एरर टर्म के साथ या तीसरी एरर टर्म के साथ किसी भी प्रकार से कोरिलेटेड होती है, तब हमारे डाटा के अंदर बेसिकली दोस्तों ऑटो कोरिलेशन की दिक्कत आ जाती है और हम सही ढंग से बेसिकली चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, फर्दर हम किसी भी प्रकार का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट कंसेप्ट और आता है जिसका नाम है हेट्रोसिडासिटी। तो हेट्रोसिडासिटी बेसिकली क्या होती है दोस्तों कि जब हमारा एरर टर्म का जो वेरिएंस होता है दोस्तों, अर्थात जो ये जो एरर टर्म है इसका जो वेरिएंस होता है वो बेसिकली कांस्टेंट ना हो जाए, कांस्टेंट ना होकर वो बेसिकली वेरिएबल हो जाए, वो बार बार बदलता रहे, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं बेसिकली हेट्रोसिडासिटी। और यदि एरर टर्म का हमारा जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट होता है तो उसे हम कहते हैं होमोसिडासिटी या फिर होमोजीनियस। तो ये सिंपल हमारे 3 कंसेप्ट हैं जो कि यूनिट 4 से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बेसिकली हमारा डमी वेरिएबल एंड ट्रैप। तो डमी वेरिएबल बेसिकली किसे कहते हैं, तो आप इसी एग्जांपल के माध्यम से हम डमी वेरिएबल को भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कंजप्शन है दोस्तों वो इनकम से इफेक्ट होता है और इनकम को बेसिकली हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंजप्शन को इफेक्ट करती हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर गुड्स को मेल ज़्यादा पसंद करते हैं, फीमेल कम पसंद करती हैं, या फीमेल किसी पर्टिकुलर गुड्स को ज़्यादा पसंद करती है और मेल कम करते हैं। तो यहाँ पर जो मेल और फीमेल हैं उसको हम किसी भी प्रकार से मेज़र नहीं कर सकते। वो बेसिकली एक प्रकार से उनका किसी भी गुड्स के प्रति कि यह हमारा मेल है, ये हमारी फीमेल है, और इस पर्टिकुलर गुड्स को कौन ज़्यादा कंज्यूम करता है, कौन कम कंज्यूम करता है। तो ऐसी स्थिति में जो इस प्रकार के जो वेरिएबल होते हैं जिसके हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं,
उनको हम 0 या 1 की फॉर्म में रखते हैं। तो जिन वेरिएबल को हम 0 या 1 की फॉर्म में रखते हैं उन्हें ही बेसिकली हम डमी वेरिएबल के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा जो कंजप्शन होता है उसको इफेक्ट करते हैं फर्दर हमारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल के अलावा भी। तो ये एक सिंपल डमी वेरिएबल का कंसेप्ट था। आई होप दोस्तों आपको यह कंसेप्ट भी काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तो सिलेबस के अंदर बेसिकली आपका केवल और केवल टी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने से पहले आप पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को समझने का प्रयास कीजिए। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो बेसिकली हमें समझाने का प्रयास करता है कि हमारा डाटा फाइनेट है या फिर हमारा डाटा इनफाइनेट है, और उसके बाद फर्दर अगर हमारा डाटा फाइनेट है या इनफाइनेट है तो हम किस प्रकार से कौन सा टेस्ट अप्लाई करें, किस प्रकार से चीज़ों को देखने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो जब हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हम बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट समझते हैं, और उसके बाद हम बेसिकली आते हैं हमारे इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर, जहाँ पर हम टी टेस्ट और जेड टेस्ट को समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि जो टी टेस्ट और जेड टेस्ट के अंदर कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जब हमारा जो डाटा होता है n ग्रेटर देन 30 होता है तब हम बेसिकली जेड टेस्ट को अप्लाई करते हैं, लेकिन जब हमारा सैंपल का साइज n लेस देन 30 हो जाता है तो वो हमारा बेसिकली दोस्तों हो जाता है हमारा टी टेस्ट। इसके अलावा टी टेस्ट और जेड टेस्ट के अंदर किसी भी प्रकार कोई अंतर हमें देखने को मिलता नहीं है। और उसके बाद इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है हाइपोथेसिस टेस्ट। हाइपोथेसिस टेस्ट करना, जहाँ पर हम बेसिकली टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो यदि इसको मैं एक टेबल के माध्यम से भी बताने का प्रयास करूँ दोस्तों, तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर होता क्या है बेसिकली, तो हम इसको बेसिकली इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हमारा नल हाइपोथेसिस है जो कि ट्रू है, और यह हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जो कि ट्रू है। और यहाँ पर हम लेते हैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना। बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कंक्लूजन। तो दोस्तों यदि जब हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई एरर हमें देखने को नहीं मिलता, जिसे हम बेसिकली 1 माइनस अल्फा के रूप में डिनोट करते हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जब हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं तो अब हमें टाइप 1 एरर देखने को मिलता है, जिसे हम अल्फा के रूप में डिनोट करते हैं। और उसके बाद जब दोस्तों हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू होता हो लेकिन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं नल हाइपोथेसिस को, तब बेसिकली हमें टाइप 2 एरर देखने को मिलता है, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। और जब हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू हो लेकिन हम रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, जो अच्छी बात है, बेहतर बात है, बिकॉज अल्टरनेटिव ट्रू है तो हमें नल हाइपोथेसिस को बेसिकली रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसे हम दोस्तों कहते हैं 1 माइनस बीटा, जिसे हम पावर ऑफ टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो एक सही कंक्लूजन हमें देखने को मिलता है। तो इसे बेसिकली हम कहते हैं दोस्तों टाइप 2 एरर, और इसे हम जानते हैं टाइप 1 एरर के नाम से। तो एक सिंपल हाइपोथेसिस के टेस्ट थे। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एफ टेस्ट आता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आता है, जिसके अंदर हम 1 वे, 2 वे और 3 वे एनोवा को पढ़ते हैं। और उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है हमारा ग्रोस मैक्रो थ्योरम, जिसे हम दोस्तों ब्लू प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। और ब्लू प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली 4 डेफिनेशन आती है, जिसके माध्यम से हम इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझ सकते हैं। जिसके अंदर सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट आता है ब्लू प्रॉपर्टी के अंदर, वो आता है कि हमारा जो सैंपल का जो मीन है दोस्तों, सैंपल का जो हमारा मीन है, क्या वह पॉपुलेशन मीन के बराबर है या नहीं। दैट इज ये जो टेस्ट चेक करने का जो काम करता है वो उसे हम कहते हैं बेसिकली अनबायस्डनेस। जब हमारा सैंपल का मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर हो जाता है तो हमारा जो सैंपल होता है वो अनबायस्ड होता है, अर्थात सही होता है। यह हमारी बेसिकली पहली प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद जो सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का सिंपल मीनिंग होता है कि जैसे जैसे हम हमारे सैंपल के साइज को लार्ज करते जाते हैं तब हमारा जो पॉपुलेशन का मीन है वो
वो सैंपल के मीन के बराबर तो हो जाता है, दोनों एक दूसरे के बराबर, साथ ही साथ जो हमारा वेरिएंस हो जाता है, जो वेरिएंस होता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये सिंपल कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन थी। और उसके बाद जो तीसरी डेफिनेशन आती है वो आती है बेसिकली दोस्तों हमारी वो आती है इफ़िशियंसी की एंड सुफिशेंट की। जो हमारा जो सैंपल है वो इफ़िशियंट है या नहीं, वो सुफिशेंट है या नहीं। तो फर्दर दो और इसकी एप्लीकेशन होती है इस ब्लू प्रॉपर्टी की। तो और उसके बाद हमारा जो 13 जो कंसेप्ट है वो आता है एस्टिमेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जहाँ पर हम मैक्सिमा और मिनिमा को समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद सेमी लॉग और डबल लॉग फंक्शन किसे कहते हैं। एंड लास्ट में हम बेसिकली सिंपल एंड कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ और इसकी किस प्रकार की एप्लीकेशन होती है। तो ये बेसिकली दोस्तों सारा का सारा हमारा बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स इकोनोमेट्रिक्स का सिलेबस था, जिसको मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो के अंदर पर बताने का आपको प्रयास किया। यदि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।